है। मैं बोल रहा हूँ कि इस हिसाब से तो सारे मेल ऐसे ही हो गए, एक्सप्लोरर, मतलब उस तरीके से। नहीं, वो तो आज की जो जनरेशन है सारे तो घर पे वापस आ जाते हैं, सुबह से चल निकलते हैं दोपहर में वापस। बिल्कुल। और वो वापस आते क्यों है? और वो जो वो खोजते क्या थे? एक्चुअली मेरे सवाल ये है कि वो खोजते क्या थे। तो रावण का तो काम था कि वो खोजता था कि उससे ऊपर कौन है तो उससे लड़ ले और उसको जीत ले। जी। और कृष्ण का काम था कि अपने जो उसके रिलेटिव्स है, रिलेशंस में है लोग, चाचे ताऊ और ये बुआ थी ना उसकी कुत्ती, तो उन हाँ पांडवों जी। को, सो कॉल्ड पांडवों को, उनकी, तो मतलब पांडव जो थे सारे के सारे वो देवताओं के पुत्र थे। जी। तो अब वो देवताओं के पुत्र थे तो कृष्ण को उनका ध्यान रखना ही था। कृष्ण जो है पांडवों का ध्यान इसलिए नहीं रखता था क्योंकि वो पांडव पुत्र थे या उसकी बुआ के बच्चे थे, वो तो दिखाया गया है। पर एक्चुअली कृष्ण जो था वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहा था देवताओं की, जो आगे का काम करें, क्योंकि पहले वाले सब जाने का टाइम आ गया था उनका। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यमराज, तो युधिष्ठिर को तैयार किया। इंद्र, अर्जुन को तैयार किया। और उसका था कौन था पालने वाला, कौन था वो, उसको तैयार किया। हनुमान जिसका वो था रिप्रेजेंटेटिव, तैयार उसको किया भीम। था, क्या कहते हैं, भीम को। भीम। हाँ, भीम को। और अर्जुन और कर्ण को सर। सूर्य के लिए। है ना? जी। तो इन लोगों को ट्रेन करने के लिए वो कृष्ण लगा रहता था। पर फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये हुआ कि वो ट्रेन तो हो नहीं पाए। वो ट्रेन क्यों नहीं हो पाए? कृष्ण जबकि खुद डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहा था उनकी। तो वो अपने आप को पहचान नहीं पाए, अपनी अपने रूट्स को, अपनी जड़ को नहीं पहचान पाए। तो वो 5 गांव और वो अपनी उसी को लेने में लग गए और उसको बनाने में लग गए। बेसिकली समझो कि उन्होंने हस्तिनापुर की रिप्लेसमेंट इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया, और जो पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी उनको एक पूरा करके महाभारत बना दिया। महाभारत युद्ध को कहते हैं लोग, कि महाभारत का मतलब दिमाग में एक ही बात आती है कि युद्ध हुआ था। पर महाभारत एक्चुअली युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध तो एक छोटा सा पार्ट था। पर पूरी पृथ्वी को एक कंट्री, एक कुटुंब, वसुदेव कुटुंबकम का जो था वो, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करा उन्होंने। वही कर पाए बस, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाए खास। तो जड़ से क्यों नहीं जुड़ पाए? यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि जड़ का क्या उनको पता नहीं था, या किसी किसी को पता नहीं था बताना क्या है, या जड़ होता क्या है, ये चीज, इसकी जानकारी महाभारत काल तक भी थी नहीं कि जड़ कहते किसको है।
और अगर इसको मैं एक कदम और आगे चलूं तो कृष्ण को देखो, तो कृष्ण खुद भी अपनी जड़ को नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए वो महाभारत बनाने के उसमें ही रह गए, सारा काम करते रहे। और जब सब कुछ हो गया उसके बाद उन्होंने एक ही वाक्य कहा था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कहते हैं कि जी सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, किसी के भरोसे तुम कुछ काम कर नहीं सकते हो, सब काम, और नाम भी अपना ही लगाना पड़ेगा कि मैंने ये काम किया। जब तक तुम काम करने की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। और जो काम तुम कर रहे हो भुगतना तुम्हें पड़ेगा, कर्म का कर्म फल तो तुम्हें मिलेगा ना। कर्म तुम कर रहे हो और नाम किसी और का लगा रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कर्म फल तो तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें ही जो कर रहा है उसको मिलेगा ना। जो करवा रहा है या जो कहने को करने को कह रहा है उसको तो जो कह रहा है उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वो कर्मफल, उसको भी कर्मफल मिलेगा और जो कर रहा है उसको भी मिलेगा। तो इसलिए एक चीज समझ लो, इस बात को पकड़ लो, जड़ यही है कि जो तुम काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें अपने ऊपर ही लेनी है। कृष्ण ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी महाभारत करने की ली नहीं थी, पर वो होता चला गया, क्योंकि कृष्ण को जिस काम के लिए भेजा था वो काम तो करवाने वाला जो था वो, इसका मतलब इस बात को समझोगे कृष्ण पूर्ण अवतार था तो उसको कुछ काम करने के लिए भेजा गया था। तो किसने भेजा? उस खोज को, वो रिसर्च जो करनी थी, रावण उसी रिसर्च में लगा था कि मुझे भेजा किसने। वो जो लड़ता था दूसरों से या कुछ करता था, बेसिकली लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जाना पड़ता है। अगर तुम किसी से कुछ समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे? या तो तुम छोड़ दोगे या आर्ग्यूमेंट करोगे। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आर्ग्यूमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं इसका कारण नहीं पता अभी तक। उसका मूल कारण यह है कि हमारी एलिजिबिलिटी है नहीं, पर हमने मान लिया कि हमारी योग्यता है और हम जो है आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करने के लिए तुम्हें जो क्वेश्चंस चाहिए, सवाल चाहिए, वो तो जो सामने वाले ने बताया उसमें से निकल कर आ गए, लेकिन उसके जो आंसर है वो समझने के लिए तुम्हारी एलिजिबिलिटी थी नहीं, योग्यता थी नहीं। तो समझोगे कैसे उनको? और योग्यता बढ़ाने का क्या सिस्टम है, वो सिस्टम टोटली मिसिंग था। वो किसी ने बताया नहीं, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने दिया ही नहीं एक्चुअली। और जो सो कॉल्ड योगी कहते हैं ना, योग और योगी बहुत हुए हैं, योगी हुए हैं, रावण भी योगी था, क्योंकि योग करना तो बहुत आसान है, योग करने में है ही क्या। अगर हम योगा की बात करें और योगी की बात, योग की बात करें, तो उसमें क्या है ये बताओ मेरे को, कुछ है उसमें? कोई भी कर सकता है। योगा में हाथ पैर इधर उधर मारने हैं, सीक्वेंस में मार लोगे तो उसको योगा कह दिया, और वैसे ही मार लोगे तो योगा तो हो ही गया। हाँ जी। और अगर मान लो विवाह को योग मान ले, तो विवाह करने में प्रॉब्लम क्या है? तुषार क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। पर विवाह करने में भी समस्या तो है ही नहीं ना कोई, वो तो सारे कर ही लेते हैं। और एक्चुअली देखो, अगर कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना सीखो, और लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, भविष्य की सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में रहना सीखो।
अरे अगर प्रेजेंट में रहना सीखोगे तो सीखोगे कैसे, जबकि तुम्हारा जो प्रेजेंट है वही है जो तुमने पास्ट में लिखा था। जो कर्म किए थे उसका रिजल्ट ही तो भुगत रहे हो। तुमने 30 दिन 1 महीना नौकरी करी तभी तो सैलरी मिलेगी। तो प्रेजेंट में तो तुम्हारे रहना मजबूरी है। तुम प्रेजेंट में नहीं रहोगे तो रहना सीखना क्या है, उसमें रहते ही तुम प्रेजेंट में हो। बताओ मेरे को कौन ऐसा बंदा है जो प्रेजेंट में नहीं रहता। इनफैक्ट प्रेजेंट में रहते हो तो तुम एप्रिहेंशन में ज्यादा रहते हो। कैसे? तो प्रेजेंट में रहना सीखने कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल अगर समझो तो विवाह की एग्जाम्पल लेते हैं, मैरिज की। जब तुम लड़का अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे हो या लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, मतलब रहेगा तो यही ना सिस्टम। अब कभी कभी दोनों आपस में भी एक दूसरे को देख लेते हैं पर होता कुछ नहीं उससे। देखना फिर भी बाप और माँ को तो देखना ही पड़ता है, कि अल्टीमेटली भुगतना तो उनको ही है। कभी कभी नहीं भी तो विवाह का जो वो है विवाह में देखो, विवाह में जब तुम लड़का और लड़की देख रहे हो तो देख क्या रहे हो। सिर्फ एक ही चीज देखते हो, कोशिश ये रहती है लड़का अगर देख रहे हो तो भैया मेरी लड़की ठीक रहे वहां पे। तो मतलब तुम फ्यूचर की सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। सोच रहे हैं। तो विवाह ही एक ऐसा पैरामीटर है जो स्टार्ट ही होता है कि पहले फ्यूचर की सोच लो फिर लड़का देखना शुरू करो। और मैरिजेस फेल इसीलिए होती है क्योंकि वही मैरिजेस फेल होती है जिसमें फ्यूचर का नहीं सोचा गया। और पहले जो है मैरिजेस सक्सेसफुल हुए थे, सो कॉल्ड अरेंज मैरिज कहते हैं, उसका मात्र कारण यही होता था क्योंकि उसमें फ्यूचर को पहले देखा जाता था। तो एक ये रूल के फ्यूचर को देखो, समझो, और उसमें जो नेगेटिव एक्टिविटी की अगर कहीं जरूरत है तो उसको डिस्कार्ड करना है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो वो पता रखने की योग्यता रखो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कब क्या आ रहा है पता थोड़ी लगेगा। तो समझने की योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। योग्यता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। योग्यता जो है, योग्यता के 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है सीखने की योग्यता और एक होती है परफॉर्म करने की योग्यता। तो जो सीखने की योग्यता होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं ई² क्वोशिएंट से, और जो परफॉर्म करने की योग्यता होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एशो निधि से। और तीसरा वर्ड होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारी सीखने की योग्यता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशो निधि को समझने की योग्यता। क्यों? अगर तुम्हारी सीखने की योग्यता ठीक है तो अगर तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम भी है तो भी तुम कोई भी काम अगर तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको कर सकते हो इम्प्लीमेंट, सीख करके।
कोई नया काम आ गया, तो नए काम को करने के लिए तो फिर तुम्हें नई नॉलेज चाहिएगी ना, नया वो ज्ञान चाहिएगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसको सीखने के लिए जो भी टाइम लगाना पड़ेगा वो लगाना ही पड़ेगा। एफिशिएंसी अच्छी होगी तो जल्दी सीख लोगे, एफिशिएंसी पुअर होगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और दूसरा ऐशोनिधि। ऐशोनिधि क्या है? ऐशोनिधि है, एक तो शब्द तुमने सुना होगा इन्वेस्टमेंट, कि तुम पैसा लगाते हो और कोई चीज खरीदते हो और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम ये मान के चलते हो कि जो तुमने खरीदा वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और एक होता है डेप्रिसिएशन, कि तुम कोई चीज खरीदोगे और उसको यूज करोगे और फिर फेंक दोगे। तो इन दोनों केसेस में तुम पैसा तो खर्च ही रहे हो ना, खर्चा तो तुम कर ही रहे हो। एक ये मान के चल रहे हो कि ये बढ़ेगा और एक ये मान के चल रहे हो कि ये खत्म हो जाए। पता है तुम्हें इस बात का? ऐसे ही ऐशोनिधि है, जितनी तुम्हारे पास होगी वो वही इन्वेस्ट कर सकते हो तुम। और ऐशोनिधि इन्वेस्ट करना अगर आ जाए तुम्हें, सीख लो, तो तुम अपनी लर्निंग एफिशिएंसी, लर्निंग कैपेबिलिटी, योग्यता, जो सीखने की योग्यता है उसको बढ़ा सकते हो। और जितनी अच्छी एफिशिएंसी से तुम इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ऐशोनिधि को, उतनी जल्दी तुम्हारी सीखने की योग्यता बढ़ जाएगी। और सीखने की एफिशिएंसी को अगर इंप्रूव कर लोगे तो जल्दी सीख करके उसको इंप्लीमेंट जल्दी कर सकते हो। तो ये दो फैक्टर तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो फैक्टर है, ऐशोनिधि और ई स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास ये दोनों ठीक ठाक हैं, या इनको तुम रेगुलरली इंप्रूव करते जाते हो, तो तुम लाइफ में जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और वो चीज तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं देगी, ये पक्का है। और जैसे पैसा कमाना पड़ता है, ऐसे ही ऐशोनिधि कमानी पड़ती है, एलिजिबिलिटी कमानी पड़ती है, योग्यता तुम्हें कमानी पड़ती है। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तुम्हें बढ़ानी पड़ती है। अब यहाँ पे अगेन मैं वापस महाभारत पे जाता हूं, तो अर्जुन का एग्जांपल लेता हूं। अर्जुन ने जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे मांगने के लिए महाभारत में, कि हमें वो चाहिए, क्या चाहिए, वो जो भी चाहिए उससे मांग लो, कृष्ण से मांग लो। सबको ये पता था कि कृष्ण जो दे देगा तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, लड़ाई में वही काम आएगा। तो दुर्योधन तो कृष्ण के सिर की तरफ खड़ा था और अर्जुन जो है पैरों की तरफ खड़ा था। क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि वो ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन जो है सिर की तरफ खड़ा हो गया, जबकि दुर्योधन पहले आया था, अर्जुन बाद में आया था। तो एक तो ये कारण सिंपल सा दिखाई देता ही है कि बाद में आया तो जो जगह खाली होगी वहीं खड़ा होगा। पर दुर्योधन पहले आकर सिर पे खड़ा इसलिए हुआ था, सिर के पास, कि कृष्ण जो बोलेगा वो कहीं ऐसा ना हो मैं सुन ना पाऊं।
तो कृष्ण चिल्ला के बोलता था क्या? इतनी तो कोई धीरे से ही तो बोलेगा, और दुर्योधन का जितना दिमाग है उतना ही तो काम करेगा। इतने तो ऑडिबल होता है कि पैरों तक समझे। तो अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा हुआ, एक तो ये कारण था कि वो लेट आया था, और दूसरा ये जिसको कृष्ण ने डिफाइन किया, अर्जुन को नहीं पता इस बात का कि इसका मतलब क्या हो। तो उस अर्जुन के हिसाब से तो वो आया क्योंकि उस सिर पे वो खड़ा था तो वो पैरों पे खड़ा हो गया। लेकिन कृष्ण ने उसको डिफाइन क्या किया, कहता है कि जब मैं सोकर के उठा, आंख खुली मेरी, तो मेरे को सामने अर्जुन दिखाई दिया, तो मेरे हिसाब से अर्जुन पहले आया। हाँ जी। कृष्ण ने तो यही डिफाइन किया ना कि अर्जुन पहले आया, तो पहले अर्जुन को मांगना चाहिए। तो हाँ। दुर्योधन कहता है, अरे आया तो पहले मैं था, और मैं तेरे पास खड़ा इसलिए था कि तू मेरे को जो कुछ कहना है कह दे, और आप आपस में बात कर ले, हमारी बात अर्जुन क्यों सुनाई दे। भाई अगर तुम कोई किसी से कुछ चीज की बात कर रहे हो तो तुम्हारी अपनी ट्रेड सीक्रेट है, तो तुम दूसरों को थोड़ी सुनाना चाहोगे। और कृष्ण उठेगा, आंख खोलेगा, तो पहले सामने खड़ा वाला ही दिखाई देगा ना। हाँ जी। तो फिर जब दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया था, और कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले उसको देखा, पर चलो कोई बात नहीं, पहला अधिकार तुम्हें ही देता हूं मैं, दुर्योधन को कहा मांगने का। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता था कि दुर्योधन को नहीं पता कि मैं क्या हूं, कृष्ण क्या है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तो देवताओं का पुत्र था नहीं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद तो दुर्योधन ने सेना मांगी, उसने कहा सेना मैं दे देता हूं तेरे को। दुर्योधन को इस बात का पता था, कृष्ण ने अनाउंस किया हुआ था पहले ही कि मैं लड़ाई लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा नहीं, और मेरी सेना जो है वो किसी लायक है नहीं लड़ने के लायक, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती अब, वो पहले ही बेकार हो चुकी थी। तो मैं जो है ये बात वो अनाउंस कर चुका था, और ये बात दुर्योधन अच्छे से जानता था, और अर्जुन भी जानता था इस बात को, सारे जानते थे क्योंकि कृष्ण ने अनाउंस किया था ये इस बात को। फिर भी दुर्योधन ने सेना मांगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो वो सेना थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेना मानी जाती थी। अगर सेना वो लड़ती है तो अगर वो लड़ती है तो जिस तरफ से वो लड़ेगी वही साइड जीतेगी, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। सेना तो लड़ी नहीं और दुर्योधन ये जानता था कि लड़ेगी नहीं, लड़ने लायक रहे नहीं है, ये बात कही है, पर ये जरूर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लड़ने लायक जो लड़ने के योद्धा होते हैं ना, जो लड़ने वाले वॉरियर होते हैं, तो वो कभी भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोई वो नहीं पड़ता, उनको कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए एज पर दुर्योधन थिंकिंग। तो उसने इंश्योर किया कि अगर वो लड़े तो मेरी तरफ से लड़े, नहीं तो नहीं लड़े तो कोई बात। वह इंश्योर उसने इतना ही किया था, इसलिए उसने सेना मांगी कि वो लड़े तो मेरी तरफ से लड़े, नहीं तो लड़े मत। और अगर तुम इस बात को समझना चाहते हो कि वो लड़ते हैं तो जीतेंगे क्यों, तो बर्बरीक का एग्जाम्पल समझ सकते हो इस उसमें, कि बर्बरीक को लड़ाई करने के लिए कृष्ण ने जाने नहीं दिया था, युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो उसका कारण यही था कि अगर बर्बरीक जिस साइड से लड़ेगा वो साइड जीतेगी, और बर्बरीक को पता नहीं है लड़ना किस साइड से है। तो दुर्योधन ने इसलिए सेना मांगी थी, और अर्जुन के पास तो बचा ही कुछ नहीं था मांगने को, तो कृष्ण को मांग लिया, भाई चल तू मेरा रथ चला लियो।
सारथी बना लिया। हाँ तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि तीनों में से किसी को भी अपनी योग्यता का पता नहीं था। नहीं लड़ूंगा क्योंकि है? कृष्ण अपनी योग्यता को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो यूज ही कर लेता था, उसको तो योग्यता दिखती चली जाती है, यूज करता था, वो कहता है मेरे को ये करना है, वो हो जाता था। कृष्ण जानते थे अपने आप को, तभी तो ही डिसाइडेड कि मैं नहीं लड़ूंगा। कैसे जानते थे? उसने करा, वो हो गया, तो इसका मतलब वो कर सकता है। हाँ, तो अगर कृष्ण लड़ते जब वो इसको इस तरीके से समझो ना कि जब वो पालने में था, शुरू की बात कर रहा हूं मैं, जब वो पालने में था, छोटा सा था, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आया, हाँ जी, उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आया, उसने लात मारी और वो मर गया। हाँ जी, भाई अब बच्चा जो है क्या करता है, बच्चे की एक्टिविटी देखो ना तुम, बच्चे का तो हाथ पैर ही चलता है ना, तो उसने लात मारी, वो मर गया, तो लोगों को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, कई अटैक हुए उसके ऊपर, तो उसको अपनी कैपेबिलिटी, उसकी कृष्ण की कैपेबिलिटी क्या है, कृष्ण को और बाकी लोगों को समझाई इस तरीके से। ठीक है, पता नहीं था उनको कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, अच्छा, मीन्स जितनी दिखती पर गई उतनी समझ आती गई, है जितनी दिखती गई कैपेबिलिटी उतनी समझ आती गई, जितनी दिख गई कि कृष्ण ने दिखा दी, जितनी दिखा दी। देखो ना, उसको अगर तुम, ये चीजें कुछ समझने वाली है, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए, हाँ जी, तो ये कृष्ण ने थोड़ी सुलाए थे, हाँ, तो किसने सुलाए? सारे दरवाजे खुल गए, हाँ जी, और वासुदेव उसको टोकरी में रख करके बाहर निकल गए। हाँ जी, तो ये सब काम किया किसने जिन्होंने भेजा कृष्ण को, है? जिन्होंने कृष्ण को भेजा, विष्णु, हाँ, तो इसको समझो, ये शब्द, ये वाक्य समझने वाली बात है कि भेजा किसने। विष्णु, महाविष्णु, महाविष्णु जी ने भेजा होगा। वो जो भी हो, हम ये उस पे जान ही रहे हैं कि उसका नाम क्या था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी ने भेजा। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, फिर योग माया, रिप्लेसमेंट ऑफ कृष्ण, वो किसने भेजी? पता नहीं वो कहाँ से आई। और कहते हैं कि कंस ने उसको मार दिया, पर वो हाथ से फिसल गई और चली गई। तो वो एक्चुअली गई कहीं नहीं थी, वो योग माया ही थी जिसने दरवाजे बंद किए, जिसने सारे उनको सुला दिया। वो सारा ट्रेनिंग का काम योग माया ने किया, कृष्ण को ट्रेनिंग का काम सारा योग माया ने किया। योग माया की प्रोटेक्शन में थे कृष्ण उस समय में। और कृष्ण को भेजा था, एक्चुअली कृष्ण जो है, कृष्ण पूर्ण अवतार कहे गए हैं, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है ना, तो वो पूर्ण अवतार थे क्योंकि विष्णु खुद अपना विष्णु ने अपने आप को भेजा था। कृष्ण को किसी ने भेजा नहीं था, विष्णु ने अपने आप को कृष्ण बनाकर भेजा था। अच्छा, और वो पूर्ण अवतार थे, संपूर्ण नहीं थे। हाँ, तो विष्णु का भी अलग कैरेक्टर है। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझे कि नहीं? एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, अभी सुन लो थोड़ा सा जरा। जी जी।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि योग माया। तो योग माया जो है वो फाइनली गई कहाँ पर बैठ करके ये काम कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात कि योग माया जो है वो विष्णु के पैरों में बैठ करके और ये सारा काम कर रही थी विष्णु के कहने पर। तो संपूर्ण क्यों नहीं हुए कृष्ण, पूर्ण क्यों सिर्फ पूर्ण रह गए, संपूर्ण नहीं हुए? क्योंकि योग माया अलग काम कर रही थी और कृष्ण अपना अलग काम कर रहे थे। तब जाकर के ये सारा काम एक्टिविटी पूरी हो रही थी महाभारत की। और योग माया का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी ने कभी बात करी नहीं। वो कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वो हो गई, जब पैदा स्त्री ने किया तो यार हाथ तो उसका हो ही गया ना। तो योग माया ने क्या क्या किया उसके बारे में कोई जानकारी कहीं पर है नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पर कृष्ण के साथ योग माया काम कर रही थी पूरा अपना। और जो कहते हैं कि फीमेल की एशोनिधि बाय बर्थ 9 टाइम्स हायर होती है मेल से। एशोनिधि की बात हो रही है यहाँ पर। और फीमेल की लर्निंग एलिजिबिलिटी जो है, लर्निंग की जो योग्यता है वो भी मेल से हायर होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये समझने वाले हैं। और अपने आप को समझने के लिए दो फैक्टर है, ई स्क्वायर क्वेश्चन और एशोनिधि। एशोनिधि इन्वेस्ट करी जाती है सीखने के लिए, समझने के लिए, कुछ भी सीखने और परफॉर्म करने के लिए। मतलब परफॉर्म करने, क्या परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या सीखना है, वो आप एशोनिधि से इन्वेस्ट करके सीख सकते हो। और लर्निंग एफिशिएंसी और लर्निंग की जो एलिजिबिलिटी है उसको इंप्रूव करना तुम्हारा काम है रोज का। वो कहते हैं ना लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वो बेसिकली लर्निंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो मूर्खता है। अगर तुम हर समय सीखते रहोगे तो उसको यूज कब करोगे, उपयोग कब करोगे? तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी को, लर्निंग कैपेबिलिटी को, लर्निंग एलिजिबिलिटी को रेगुलरली कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना। क्या सीखना है, वो क्या इवेंट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर सीखने की कैपेबिलिटी तुम्हारी इंप्रूव होती रहनी चाहिए। सीखना इंप्रूव नहीं करना है, सीखने की एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करना है। अभी हम बात कर रहे थे कि कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन तीनों अपने आप को पहचानते नहीं थे। कृष्ण, अपने दुर्योधन, आप को तो पहचानते हैं क्योंकि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये तो पहचानते ही हो। जैसे कृष्ण अपने आप को नहीं जानते थे, या अभी आप कह रहे हैं? नहीं, वो कौन जानता है बताओ मेरे को? सिखाना पड़ता है ना, जो पेरेंट्स सिखाते हैं उसके बाद तभी तो उसी के हिसाब से तो चलते हो तुम। इसीलिए तो अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे का पालन पोषण है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो सीखता है। हर चीज सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। सीखने की योग्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिखाते तो वही है जो घर में से देख के सीखेगा, पहले घर में फिर बाहर जाकर के। तो ये चीजें जो अपने आप को समझना, सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये सब चीजें जो है बाजार में थी ही नहीं। महाभारत तक ये चीजें बाजार में नहीं थी। तो अब तरीके क्या हैं इनको बढ़ाने के भैया? ई स्क्वायर क्वेश्चन हाँ, और
करेक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला जो फैक्टर है जो लाइफ को डिस्टर्ब करता है वो है बीमारी। फिर बीमारी तो बहुत तरह की होती है, बीमारियों की तो गिनती नहीं है, मेरे ख्याल से गिनने लगोगे तो गिनती भूल जाओगे। एक्चुअली नाड़ी ज्ञान के हिसाब से, नब्ज ज्ञान के हिसाब से अगर चलो तो 72 करोड़ टाइप की बीमारियां हो सकती हैं एक इंसान को। तो यहाँ पे फर्क क्या समझना है? फर्क समझना है जीवन में और जीवित प्राणी में क्या फर्क है। दो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन और जीवित प्राणी। तो अभी तक जो चल रहा है सब कुछ मार्केट में, वो एक एज ए जीवित प्राणी चल रहा है। जो कुछ चल रहा है जीवन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जीवन शब्द का मतलब पता है क्या होता है? जीवन शब्द का मतलब होता है वन में जीना, जंगल में जीना, और जीवित प्राणी मतलब उनमें से एक। तो अगर उसको जब तक जंगल का बताया नहीं जाएगा तब तक वो बेचारा जीवित प्राणी करेगा क्या? तो जीवित प्राणी से जीवन में अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर ये कर लोगे तो समझो तुम्हारा मानव जन्म जो है, इंसान जो है, मनुष्य, उसका जन्म ही इसलिए हुआ कि वो जीवन में जिए, ना कि जीवित प्राणी की तरह से जिए। जीवित प्राणी की तरह से जानवर भी जीते हैं, पर जीवन में जीना है तो वो ही अचीव करना है, वही समझना है, वही सीखना है और उसी में जीना है। तब जाकर के तुम समझते हो कि मनुष्य जन्म का उपयोग कर पाए, अगर ये बात समझ पाए तो। अब यहाँ पे वन का मतलब क्या है? जंगल, सारी दुनिया, समाज, राष्ट्र। समाज, समाज को समझना है तो राष्ट्र को समझना पड़ेगा। राष्ट्र को अगर नहीं समझोगे तो कृष्ण ने राष्ट्रवाद समझाया था। कृष्ण के पिताजी वासुदेव थे, उन्होंने समाजवाद समझाया था कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद होता है कि मेरे से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये था समाजवाद, वासुदेव का समाजवाद। और ये जो दो और वर्ड्स हैं, एक वासुदेव कुटुंबकम है और एक वासुदेव कुटुंबकम है। तो एक्चुअली वासुदेव कुटुंबकम था, उसको बिगाड़ करके वासुदेव कुटुंबकम बना दिया, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। उसका एकमात्र कारण है कि हर जगह का वातावरण, एटमॉस्फेयर, यानी रहन सहन, खाने पीने का तरीका अलग अलग है पृथ्वी पर। कहीं पर गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पे गर्मी कम होती है, कहीं पे सूरज ज्यादा देर निकलता है, कहीं पे कम देर निकलता है। तो हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होगा। तो वासुदेव कुटुंबकम बनाने के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी में नहीं बनने वाला। वासुदेव कुटुंबकम बनाने का था, जो प्रक्रिया शुरू की थी महाराजा अग्रसेन ने, वो वासुदेव कुटुंबकम बनाने की थी, जो नींव रखी थी। और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है राष्ट्रवाद। उसको कृष्ण ने फिर राष्ट्रवाद से इंप्लीमेंट किया। राम जी ने तो निष्ठा चक्र को जागृत किया था कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा कैसे अपने आप अंदर विकसित करनी है। तो ये राम राज्य का मतलब है अपने अंदर उस निष्ठा को जागृत करना जो दूसरों के लिए चाहिए, अपने अंदर जागृत करना। तो ये राम राज्य व्यवस्था है, अपने अंदर निष्ठा जागृत करना। और कृष्ण राज्य व्यवस्था है राष्ट्रवाद जागृत करना, कि जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर सारे के सारे समृद्ध हो, सारे के सारे ठीक सोचते हो, सोच सबकी एक जैसी हो,
और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। जो समाजवाद का रूल है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचे और मैं ये इंश्योर करूं कि कोई और किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, ये भी इंश्योर करना है, जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट टू गेट, एक को होता है ना अधिकार, तो राइट टू गेट को उन्होंने रिप्लेस किया, राइट टू एक्ट था ये पहले। जो कृष्ण ने राष्ट्रवाद को जो शुरू किया था, उसमें उसने कहा था राइट टू एक्ट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहां पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बीमार हूं तो अपनी बीमारी को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हेल्प मैं किसी की भी ले सकता हूं। और हेल्प कहां से लोगे? नेचुरली जो आसपास लोग होंगे पहले उन्हीं से तो हेल्प लोगे। हाँ जी। तो ये जो सिस्टम है, जो अब जो सिस्टम चलाया जा रहा है, निश्चल दुनिया को बनाने का जो सिस्टम चल रहा है एशो प्लेनेट के टेक्नोलॉजी पर, वो यही है कि निष्ठा जागृत करो, राम राज्य को इंप्लीमेंट करो और कृष्ण राज्य को समझो, तो राष्ट्रवाद को डेवलप करो और समाजवाद को इंप्लीमेंट करो। और समाजवाद क्या है कि ना तो मैं किसी का नुकसान करूं और ना ही किसी को अपना नुकसान करने दूं। ये भी ध्यान रखना है कि ना तो कोई मेरा नुकसान करे और ना मैं किसी का नुकसान करूं। ये नहीं है कि मेरा कोई नुकसान कर रहा है कोई बात नहीं, पर मैं किसी का नुकसान ना करूं। ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद है मेरा नुकसान कोई ना करे और मैं भी किसी का नुकसान ना करूं, अपने आप को तैयार करना, ये है राष्ट्रवाद। अब जब यहां पर आ गए हम, तो हेल्थ की जैसे सबसे पहले बात करी हमने, जीवन और जीवित प्राणी, दो बातें करी है। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे को सिर्फ जीवित प्राणी दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम जीवन को देखना शुरू कर दे और समझना शुरू कर दे, तो आपके प्राणी की, जीवित प्राणी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसलिए आज के बाद जीवित प्राणी के बारे में सोचना बेकार है, उसको डिस्कार्ड कर दो उस सिस्टम को, और जीवन को समझना शुरू करो। और जीवन को समझने के लिए ये समझो कि हमें सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है। कट के सन्यास लेकर के अलग होके भाग नहीं जाना, जंगल में नहीं चले जाना। जीवन का मतलब जंगल में जाके रहना नहीं होता। जीवन का मतलब समाज नाम के वन में रहना, उसका पार्ट हूं मैं, और उस जिसमें मैं रह रहा हूं उसको मैं ठीक भी रखूंगा। अपने घर में मान लो मेरा दिमाग मेरे घर में है तो मैं उसको ठीक रखूंगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी है ना अपने आप को ठीक रखना। तो ऐसे ही वो समाज मेरी है तो मेरे को उसको ठीक रखना जरूरी है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ समझ में आया? हाँ जी, समझ में आई आया। गया होगा, आई गया होगा। तो ऐसा है कि अब टाइम हो गया बहुत, 1 घंटा हो गया, तो आज इतना रखते हैं। और पर शब्द निकल के आ गया कि हमें समझना क्या है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम इस शब्द पे रखेंगे, जीवन। क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे? क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे? क्वेश्चन पूछने हो किसी को तो कैसे पूछे? वो ग्रुप पे डालो या सिक्स- अपने अपने आईडी पे डाल दो। वैसे तो वो 3 कोर्सेज चल रहे हैं ना, उसमें हम तकरीबन सारे कवर है, नहीं तो ग्रुप पे रखो ना, ग्रुप बेस्ट है। ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस डाल दो। ये 16 पे डाल देंगे? हैं? 16 पे डाल दें क्वेश्चंस? हाँ, लिव 16 पे, लिव 16 पे ग्रुप पे डालो क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस के आंसर जो देने होंगे वो मैं डिपेंडिंग ऑन, अगर कॉमन आंसर है तो वो सबको दे दूंगा, नहीं तो इंडिविजुअल आईडी पे दूंगा। ये ध्यान रख लेना बस। और नेक्स्ट प्रोग्राम अब अनाउंस करेंगे तो पंकज बता देगा कब रखेंगे, तो उस दिन अटेंड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और टॉपिक होगा जीवन।
जी कौन, हाँ जी ठीक है, जी चलो ठीक है तो भैया। आज की बाय 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 बाय। प्रणाम प्रणाम बाय, भैया। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।